हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छोटा बब्बन और स्वागत है आप सभी का एक्शन रिएक्शन चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले 4 वीडियो में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां आप लोगों को दी। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उन सारी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां आप लोगों को दी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया कि एमिनो एसिड जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन और यूरासिल ये सभी कंपाउंड्स रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। यह वैज्ञानिकों को पता है। उन्हें यह भी पता है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल ये सभी एक साथ मिल करके आरएनए और डीएनए की रचना करते हैं। लेकिन दोस्तों, किस रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सभी एक साथ मिल करके आरएनए और डीएनए की रचना करते हैं, ऐसी अभी तक कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं देखी गई है। इस सवाल को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक थ्योरी है जिसका नाम है आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। तो दोस्तों, आज हम इसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना तो कोई कमेंट करते हैं। वीडियो देख करके कुछ लाइक, शेयर, कमेंट कुछ करो तो कुछ अच्छा लगता है। एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं काफी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन चैनल पर कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कुछ कमेंट करते हो तो इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और इससे हम आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा सा और मेहनत ज्यादा करके हम आपको अच्छी सी वीडियो देने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एबायोजेनेसिस के अध्ययन से यानी कि निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन से यह पता चला है कि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में मौजूद जीवन प्रजनन और मेटाबॉलिज्म से संभव हो पाता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है जो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जैसे 3 इंटरडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की वजह से संभव हो पाती है। तो दोस्तों, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। इसका मतलब एक कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि आज धरती पर जीवन जैसा भी है ठीक उसी रूप में पैदा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान या फिर कोई जानवर या फिर कोई पेड़ पौधा आज जिस रूप में धरती पर पाया जाता है ठीक उसी रूप में पैदा नहीं हो सकता। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे एक मकान के निर्माण में ईंट, सीमेंट के साथ साथ रेत की भी जरूरत पड़ती है। ईंट, सीमेंट और रेत का निर्माण मकान बनाने से पहले होता है और एक मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और रेत की जरूरत पड़ती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मकान का निर्माण ईंट, सीमेंट और रेत पर डिपेंडेंट है। अगर हम इससे निष्कर्ष निकालें तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज किसी यदि दूसरे चीज से मिलकर बनी हुई है तो उस चीज को बनाने वाली वस्तु का निर्माण उससे पहले हो चुका होता है। अगर हम आपको इस चीज को और ज्यादा समझाएं तो पानी का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इसका मतलब पानी बनाने से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, तभी जाकर के पानी बन पाया है। ठीक इसी तरह हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है और इन्हीं कोशिकाओं के निरंतर विकास की वजह से शरीर की रचना होती है। इसका मतलब हुआ कि शरीर के निर्माण से पहले कोशिका का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर हम कोशिका को देखें तो कोशिका का विकास या फिर बनावट कोशिका के अंदर चल रही प्रजनन और मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। यह मेटाबॉलिज्म और प्रजनन की क्रिया 3 अलग अलग प्रकार के इंटरडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि एक दूसरे पर आश्रित डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की वजह से संभव हो पाता है। इससे यह पता चलता है कि कोशिका के निर्माण से पहले डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, अब तक दी गई जानकारी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण से पहले कोशिका का निर्माण हुआ है, क्योंकि दोस्तों किसी भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के शरीर का निर्माण कोशिका पर डिपेंडेंट है। और इसी तरह कोशिका के निर्माण से पहले डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण हुआ है, क्योंकि कोशिका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो दोस्तों, एक कोशिका के अंदर जितनी भी तरह के प्रोटीन्स पाई जाती हैं वे सभी प्रोटीन्स तत्वों के रासायनिक क्रिया द्वारा ही बनती हैं और ये प्रोटीन्स रासायनिक क्रिया द्वारा जिस रूप में बनती हैं ठीक उसी रूप में एक कोशिका के अंदर मौजूद होती है। इससे यह पता चलता है कि एक कोशिका के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वे रासायनिक क्रिया द्वारा ही बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की तो यहीं पर थोड़ा सा डीएनए और आरएनए बनने की प्रोसेस को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो दोस्तों, अगर हम डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही 4-4 कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और दोनों में 3-3 कंपाउंड समान होते हैं, केवल एक कंपाउंड दोनों का अलग होता है। आरएनए में 1 हेलिक्स होता है जबकि डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं। आरएनए भी खुद की कॉपी बना सकता है, डीएनए भी खुद की कॉपी बना सकता है। आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और डीएनए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है।
लेकिन दोस्तों डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो आरएनए से ज्यादा बेहतर होती है। जो डीएनए होता है वो आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है और एक कोशिका के अंदर आरएनए का ज्यादातर काम डीएनए ही करता है। डीएनए अपना यह काम आरएनए से ज्यादा बेहतर और कुशलता के साथ करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि डीएनए आरएनए के कामों को और अधिक कुशलता के साथ करने के लिए डीएनए को आरएनए द्वारा बनाया गया हो सकता है और आरएनए के इवोल्यूशन यानी कि क्रमागत विकास की वजह से ही डीएनए का जन्म हुआ है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों का यह मानना था कि एक कोशिका के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वे प्रोटीन्स नहीं होते हैं। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने राइबोसोम के इंटरनल कंपोनेंट को प्रयोगशाला में जब अलग अलग किया तो यह पता चला कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स और आरएनए से बने होते हैं। इससे यह पता चलता है कि आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स वास्तव में एक एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राइबोसोम बनने से पहले प्रोटीन्स और आरएनए बने हैं। डीएनए की जो संरचना होती है वह आरएनए की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो दोस्तों इस समय धरती पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखते हैं वे सभी बहुकोशिकीय हैं। वे अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं, ना कि आरएनए का। लेकिन दोस्तों जो आरएनए वायरस होते हैं वे अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आरएनए का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ वायरस डीएनए वायरस भी हैं जो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का उपयोग भी करते हैं। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों से हम कह सकते हैं कि डीएनए आरएनए से ज्यादा एडवांस होता है और आरएनए के सभी कामों को डीएनए बेहतर ढंग से कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए के क्रमागत विकास की वजह से ही डीएनए का जन्म हुआ है। अगर हम कोशिका के अंदर देखें तो कोशिका के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए से मिलकर बने होते हैं और कोशिका के अंदर कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनए और आरएनए के साथ साथ एमिनो एसिड की भी प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। पहले दोस्तों यह समझा जाता था कि सभी जीव अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं, ना कि आरएनए का। लेकिन जब बाद में आरएनए वायरस की खोज हुई तो यह पता चला कि कुछ वायरस अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आरएनए का भी उपयोग कर सकते हैं और ये वायरस प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार एक कोशिकीय जीवों के क्रमागत विकास की वजह से ही बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ है, जो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं। इसलिए दोबारा से फिर कहा जा सकता है कि आरएनए के विकास की वजह से ही डीएनए का जन्म हुआ है और इस समय मौजूद डीएनए आधारित जीवन को हम डीएनए वर्ल्ड कहते हैं। वैज्ञानिकों का यही मानना है कि डीएनए आधारित जीवन बनने से पहले आरएनए आधारित जीवन था। कहने का मतलब डीएनए वर्ल्ड से पहले आरएनए वर्ल्ड धरती पर मौजूद था। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जैसे कि लेसी ऑर्गेल, फ्रांसिस क्रिक, कार्ल बोच जैसे कई और भी वैज्ञानिकों ने आरएनए वर्ल्ड थ्योरी का समर्थन किया है और कहा कि इसी आरएनए वर्ल्ड से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर अगर वास्तव में आरएनए दुनिया मौजूद थी तो यह संभावना है कि आरएनए बनने से पहले आरएनपी यानी कि राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन्स के रूप में आरएनए रहा हो और इसी आरएनपी यानी कि राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के क्रमागत विकास की वजह से आरएनए बना हो। इसलिए आरएनए वर्ल्ड से पहले आरएनपी यानी कि राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के क्रमागत विकास वाली एक दुनिया थी। और इसी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के राइबो न्यूक्लिक एसिड में बदलने की जो प्रोसेस है, इसी के चलते जीवन की पहली संभावना ने धरती पर अपना कदम रखा था। राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से आरएनए कैसे बना, इसका जवाब वैज्ञानिक आज के साइंटिफिक नॉलेज से नहीं दे सकते हैं। हो सकता है साइंस आने वाले समय में और ज्यादा एडवांस हो जाए, तब जाकर के उस समय के नॉलेज के हिसाब से इस सवाल का जवाब दे पाए। लेकिन आज के समय में इस सवाल का जवाब देना कि प्रोटीन से आरएनए कैसे बना, आज के समय में असंभव है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1962 ईस्वी में अलेक्जेंडर रिच ने सबसे पहली बार आरएनए आधारित दुनिया की परिकल्पना लोगों के सामने रखी थी और 1986 ईस्वी में वाल्टर गिलबर्ट ने इस हाइपोथेसिस को आरएनए वर्ल्ड नाम दिया। तब से लेकर के आज तक वैज्ञानिकों ने धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए 8 से 10 थ्योरी उन्होंने दी है। लेकिन ये सभी थ्योरी जीवन की उत्पत्ति की इतनी सटीकता से व्याख्या नहीं कर पाती है जितनी की आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब देने के लिए आरएनए वर्ल्ड थ्योरी सबसे मशहूर थ्योरी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको सेल वाली वीडियो में आपको बताया कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज चीनी से मिलकर बना होता है और जो आरएनए होता है वो राइबोज चीनी से मिलकर बना होता है। नवंबर 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार यह सूचना दी कि मीटियोर्स यानी कि उल्का पिंड में राइबोज चीनीज सहित शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड पर भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीवन पनपने की संभावना हो सकती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बैसिलस बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स को 420 सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास में जब गर्म किया गया तो वह सुरक्षित बच गया। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो एंडोस्पोर्स होता है वह किसी भी वायरस का एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। इन सारी जानकारियों से हम कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जीवन कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में पैदा हो सकता है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में यह बताया कि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के जन्म से पहले कोशिका का जन्म हुआ है और कोशिका के जन्म से पहले आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स का जन्म हुआ है और डीएनए के जन्म से पहले आरएनए का जन्म हुआ है और आरएनए के जन्म से पहले आरएनपी यानी कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का जन्म हुआ है। और यही राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन आरएनए में किस तरह किस प्रोसेस के तहत बदला यह वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता है। इस प्रोसेस का पता जिस दिन लग जाएगा उस दिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, यह बात हम पूरे प्रमाण के साथ कह सकेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने ये वीडियो काफी रिसर्च करके ही बनाई है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।